हेलो नमस्कार दोस्तों। हमारे अपने यूट्यूब चैनल सुभाष चंद्र सक्सेस पॉइंट फेस्ट पर सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज है 18 मार्च 2026 और आज की क्लास का हमारा महत्वपूर्ण बिंदु रहेगा बैंकिंग। बैंकिंग से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने के लिए हमारी क्लास बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहला बिंदु पढ़ेंगे कि बैंक एक ऐसी संस्था है जो मुद्रा का व्यापार करती है। बैंक जनता से उनकी बचत की गई रकमों को जमा के रूप में एकत्रित करते हैं और ज़रूरतमंद व्यापारियों एवं उद्यमियों को उधार देते हैं। किसी भी देश के आर्थिक विकास में व्यापारिक बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विश्व में सर्वप्रथम इटली में बैंक ऑफ वेनिस की स्थापना सन 1157 ईस्वी में हुई। यह विश्व का प्राचीनतम बैंक था। इंग्लैंड में पहले बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना सन 1694 में हुई। संयुक्त पूंजी वाले आधुनिक व्यापारिक बैंकों का प्रारंभ 1833 ईस्वी में इंग्लैंड में बैंकिंग अधिनियम के निर्माण के बाद हुआ। बैंक शब्द की उत्पत्ति इटालियन भाषा के शब्द बैंको से हुई मानी जाती है। बैंकों का अभिप्राय वहाँ की भाषा में बेंच से है। पहले यहूदी लोग बेंचों पर बैठकर मुद्रा का लेन देन कार्य करते थे, इसलिए कालांतर में बैंक शब्द मुद्रा का लेन देन करने वाली संस्थाओं के लिए प्रयुक्त किया जाने लगा। अब हम बात करते हैं भारत में बैंकिंग का इतिहास किस प्रकार से रहा है। भारत में पहला व्यापारिक बैंक जनरल बैंक ऑफ इंडिया था, जिसे वर्ष 1786 में स्थापित किया गया था, जिसके बाद 1790 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान स्थापित किया गया और ये सभी बैंक यूरोपियन थे। भारतीयों द्वारा प्रबंधित सीमित दायित्व का प्रथम बैंक भारतीय बैंक अवध कॉमर्शियल बैंक था, जिसे 1881 में स्थापित किया गया। 1894 में स्थापित पंजाब नेशनल बैंक पूर्ण रूप से भारतीयों द्वारा स्थापित देश का प्रथम स्वदेशी बैंक है। बैंक ऑफ बंगाल 1806 में स्थापित हुआ। बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में स्थापित हुआ तथा बैंक ऑफ मद्रास 1843 में, और इन सब को मिलाकर वर्ष 1921 में इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई। वर्ष 1926 में गठित हिल्टन यंग कमीशन द्वारा भारत में केंद्रीय बैंक स्थापित करने की मांग की गई। वर्ष 1934 में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 पारित किया गया। इसके तहत 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। इसके बाद में नेक्स्ट बिंदु में पढ़ते हैं बैंकों का राष्ट्रीयकरण। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। वर्ष 1949 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का नाम परिवर्तित करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करके इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया तथा यह देश का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक बन गया। अक्टूबर 1955 में स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद इसका पहला सहयोगी बैंक बनाया गया। 19 जुलाई 1969 को उपराष्ट्रपति श्री वीवी गिरी द्वारा कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में बैंकिंग कंपनीज उद्यमों के अधिग्रहण अध्यादेश जारी किया गया और इसके तहत बैंकिंग राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1969 की मदद से सरकार ने कुल 20 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। 50 करोड़ से ज़्यादा की जमा पूंजी वाले 14 बैंकों का जुलाई 1969 में राष्ट्रीयकरण किया गया। 200 करोड़ से ज़्यादा की जमा पूंजी वाले 6 बैंकों का अप्रैल 1980 में राष्ट्रीयकरण किया गया। तो हमें याद रखना है 200 करोड़ से ज़्यादा की जमा पूंजी वाले 6 बैंकों का अप्रैल 1980 में राष्ट्रीयकरण किया गया। इसके बाद में बात करेंगे भारत में बैंकों का विलय। भारत में बैंकों का विलय किस प्रकार से हुआ। बैंकों के विलय की प्रक्रिया के दौरान 2 या 2 से अधिक बैंकों को विलय करके एक बड़ा बैंक बना दिया जाता है।
सामान्यतः छोटे आकार या घाटे में चल रहे बैंकों का बड़े बैंक के अंतर्गत विलय किया जाता है। देश में अब तक हुए बैंकों के विलय का विवरण इस प्रकार से है या निम्नानुसार है। एक नंबर बिंदु में बात करें तो वर्ष 1994 में पंजाब नेशनल बैंक और न्यू इंडिया बैंक का विलय किया गया था और ये देश का पहला दो राष्ट्रीय बैंकों का विलय था। वर्ष 2004 में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और ग्लोबल ट्रस्ट बैंक का विलय कर दिया गया। 3 नंबर बिंदु है वर्ष 2008 में स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र और भारतीय स्टेट बैंक का विलय कर दिया गया तथा वर्ष 2010 में स्टेट बैंक ऑफ इंदौर का भारतीय स्टेट बैंक में विलय कर दिया गया। वर्ष 2017 में स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर तथा भारतीय महिला बैंक का विलय भारतीय स्टेट बैंक में कर दिया गया। 5 नंबर बिंदु है जनवरी 2019 में देना बैंक और विजया बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया। यह वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है जिसका नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा। इसके बाद हम बात करेंगे केंद्र सरकार द्वारा अगस्त 2019 में 10 बैंकों का विलय कर 4 बड़े बैंक बनाने की घोषणा की गई। 1 अप्रैल 2020 से निम्न बैंकों का विलय प्रभावी हो गया। सबसे पहला बिंदु है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय कर पंजाब नेशनल बैंक में कर दिया गया। 2 नंबर बिंदु है सिंडिकेट बैंक का विलय कैनरा बैंक में किया गया। 3 नंबर बिंदु है आंध्रा बैंक तथा कॉरपोरेशन बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में किया गया। इसी प्रकार से 4 नंबर बिंदु है इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में किया गया और इस विलय की प्रक्रिया को पूरा होने पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया। इसी प्रकार से आरबीआई के अनुसार 1 अगस्त 2025 तक वाणिज्यिक बैंकों की स्थिति, बैंक की बात करें और संख्या की बात करें तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं 12, निजी क्षेत्र के अनुसूचित बैंक हैं 21, विदेशी बैंक हैं 44 और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं 28। इसके बाद में हम आगे बढ़ें और अगला बिंदु देखते हैं। बड़ौदा बैंक, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और यूको बैंक कुल 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक बन गए हैं। इसके बाद में हम 7वें बिंदु में बात करें तो एक राज्य एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नीति के अंतर्गत 5/4/2025 की अधिसूचना के अनुसार 26 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में आरआरबी की संख्या 1/5/2025 को 43 से घटाकर 28 कर दी गई है। अब हम बात करेंगे भारत में बैंकिंग संरचना की। तो ये जो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है बैंकिंग, इसके अंदर ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रारूप है। सबसे पहले केंद्रीय बैंक है तो केंद्रीय बैंक का नाम है आरबीआई। इसके बाद में इसके सूचियां बनाई गई हैं। एक सूची के अंदर है अनुसूचित बैंक, बी सूची के अंदर है गैर अनुसूचित बैंक और सी के अंदर है विकास बैंक। तो ये जो बैंक हैं उनका जो प्रारूप है, सबसे पहले अनुसूचित बैंक में बात करें तो वाणिज्यिक बैंक और सहकारी बैंक 2 प्रकार की बैंक होती हैं, जिनमें वाणिज्यिक बैंक के अंदर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक आते हैं, निजी क्षेत्र के बैंक आते हैं, विदेशी बैंक आते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आते हैं। सहकारी बैंक के अंदर बात करें तो ग्रामीण सहकारी बैंक आता है और शहरी सहकारी बैंक आता है। गैर अनुसूचित बैंक हैं, इसके बाद में विकास बैंक की बात करें तो आईएफसीआई, आईडीबीआई, ईएक्सआईएम, एसआईडीबीआई, एनएबीएआरडी, नाबार्ड। तो ये क्या है? ये बैंकों का प्रारूप है। अब हम बात करते हैं सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक की बात करते हैं। सबसे पहले बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु केंद्रीय बैंक। तो केंद्रीय बैंक किसी देश की मौद्रिक व वित्तीय प्रणाली की शिखर संस्था होती है। देश में व्यापारिक बैंकों व अन्य वित्तीय संस्थानों के संगठन में, उन्हें चलाने में, उनका पर्यवेक्षण करने में और उन्हें नियंत्रित करने में केंद्रीय बैंक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मौद्रिक व साख नीतियों की रूपरेखा बनाना व उनका संचालन करना केंद्रीय बैंक का विशेष कार्य होता है। सभी विकसित देशों और अधिकांश विकासशील देशों में केंद्रीय बैंक होते हैं। केंद्रीय बैंक सामान्यतः प्रतिस्पर्धा से मुक्त होते हैं।
केंद्रीय बैंक वैधानिक रूप से वाणिज्यिक बैंकों की बैंकिंग गतिविधियों को नियंत्रित और विनियमित करने में सशक्त होते हैं। प्रत्येक देश की मौद्रिक व बैंकिंग व्यवस्था में केंद्रीय बैंक का केंद्रीय पिवोटल स्थान होता है। ये देश की सर्वोच्च मौद्रिक व बैंकिंग संस्था है और देश की वित्तीय व बैंकिंग प्रणाली का अग्रणी व नियंत्रण है। संसार का प्रथम केंद्रीय बैंक 1668 में स्वीडन में स्थापित हुआ था और बैंक ऑफ इंग्लैंड केंद्रीय बैंकों की माँ, मदर्स ऑफ सेंट्रल बैंक्स के रूप में जाना जाता है। तो हमें याद रखना है कि जो बैंक ऑफ इंग्लैंड है उसे मदर ऑफ सेंट्रल बैंक के नाम से जाना जाता है। बैंक ऑफ इंग्लैंड को प्रारंभ से ही नोट निर्गमन का अधिकार प्राप्त था, परंतु इसने केंद्रीय बैंक के रूप में सन 1844 से कार्य करना आरंभ शुरू किया था। अमेरिका में फेडरल रिजर्व बैंक सिस्टम बैंक की स्थापना 1913 में हुई थी। फेडरल रिसर्च सिस्टम बैंक, तो हमें याद रखना है कब, तो 1913 के अंदर अमेरिका में फेडरल रिजर्व सिस्टम बैंक की स्थापना की गई। अब हम बात करते हैं हमारे सबसे बड़े बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की। तो हमारे देश के अंदर सबसे बड़ा बैंक है तो भारतीय रिजर्व बैंक है। 1926 में हिल्टन यंग कमीशन ने देश के केंद्रीय बैंक के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का नाम सुझाया। तत्पश्चात भारत में केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की तहत की गई थी। रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में शुरू किया गया था, जिसे वर्ष 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल में एक गवर्नर तथा 4 उप गवर्नर होते हैं। इसके बाद में बात करें तो वर्तमान में श्री संजय मल्होत्रा आरबीआई के गवर्नर तथा श्री एम राजेश्वर राव, श्री टी रविशंकर, श्री स्वामीनाथन जे तथा डॉक्टर पूनम गुप्ता आरबीआई की उप गवर्नर हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का संचालन एवं प्रबंधन एक केंद्रीय निदेशक मंडल तथा 4 स्थानीय मंडलों द्वारा किया जाता है, जिनके मुख्य कार्यालय मुंबई, कोलकाता, चेन्नई व नई दिल्ली में है। इसके क्षेत्रीय कार्यालय 33 जगहों पर बने हुए हैं। तो ये था भारतीय रिजर्व बैंक का इतिहास या उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदु। अब हम बात करेंगे भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य। भारतीय रिजर्व बैंक क्या काम करता है हमारे भारत के अंदर। सबसे पहला काम भारतीय रिजर्व बैंक का है नोट या पत्र मुद्रा निर्गमन का अधिकार। तो आरबीआई का सबसे महत्वपूर्ण कार्य जिसे वह आरंभ से ही करता रहा है, देश में मुद्रा का निर्गमन करना है। इन्हें निर्गमन बैंक कहा जाता है। नोटों के निर्गमन पर केंद्रीय बैंक का एकाधिकार होता है। केंद्रीय बैंक नोट निर्गमन कार्य में एकरूपता, सुरक्षा एवं पर्याप्त लोचशीलता का ध्यान रखता है। भारत में रिजर्व बैंक केंद्रीय बैंक के रूप में 1 रुपये से अधिक मूल्य के नोटों का निर्गमन न्यूनतम कोष प्रणाली के आधार करता है और इन नोटों पर रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपये के नोट पर भी भारत सरकार के वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। हमें याद रखना है कि जितने भी नोट हैं उन सब पे क्या होता है, रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, परंतु 1 रुपये का जो नोट होता है ना, उस पर भारत सरकार के वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। न्यूनतम कोष प्रणाली आरबीआई द्वारा वर्ष 1957 से न्यूनतम कोष प्रणाली को अपनाया गया है और इस प्रणाली के तहत आरबीआई जारी किए जाने वाले नोटों के पीछे कुल रुपए 200 करोड़ रुपए का रिजर्व कोष अपने पास रखता है, जिसमें से 115 करोड़ मूल्य का स्वर्ण तथा 85 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा शामिल होती है। सरकार के बैंकर, एजेंट एवं वित्तीय सलाहकार के रूप में कार्य करना। सरकारी बैंकर के रूप में केंद्रीय बैंक सरकार को वही सेवाएं प्रदान करता है जो जनता को साधारण बैंकों से प्राप्त होती है। यह सरकारी विभागों के खाते रखता है तथा सरकारी कोषों की व्यवस्था करता है। आवश्यकता पड़ने पर यह सरकार को ऋण भी देता है तथा सार्वजनिक ऋणों का प्रबंधन भी करता है। केंद्रीय बैंक सरकार की ओर से विदेशी मुद्राओं का क्रय विक्रय भी करता है।
सरकारी अभिकर्ता के रूप में यह केंद्र एवं राज्य सरकार की ओर से जो सरकारी प्रतिभूतियां होती हैं, ट्रेजरी बिल होते हैं, इन आदि का क्रय विक्रय करता है। सरकारी ऋणों का प्रबंधन और विनियमन नियंत्रण का संचालन सरकार द्वारा किए गए निकासी समझौतों तथा शोधन समझौतों का नियमन आदि अनेक कार्य भी केंद्रीय बैंक द्वारा किए जाते हैं। वित्तीय सलाहकार के रूप में केंद्रीय बैंक आर्थिक नीति से संबंधित मामलों पर सरकार को सलाह भी देता है। बैंकों के बैंकर के रूप में कार्य। केंद्रीय बैंक देश की बैंकिंग प्रणाली का संरक्षक, नियंत्रक एवं सर्वोच्च बैंक होता है। ये देश के सभी बैंकों के लिए बैंकर की सुविधा उपलब्ध कराता है। बैंकों के बैंकर के रूप में केंद्रीय बैंक निम्न कार्य संपन्न करता है। सबसे पहला कार्य है वाणिज्यिक बैंकों के नगद कोषों का संरक्षक। केंद्रीय बैंक का अन्य बैंकों के साथ संबंध लगभग वैसा ही होता है जैसा एक वाणिज्यिक बैंक का अपने ग्राहकों के साथ होता है। देश में सभी बैंकों का खाता केंद्रीय बैंक में होता है, जिसमें अन्य बैंक केंद्रीय बैंक के पास अनिवार्यतः नगद कोष जमा कराते हैं। बिलों की पुनर्कटौती का कार्य। तो वाणिज्य बैंकों के तरल कोष से ग्राहकों की नकदी की मांग को पूरा करने के लिए अपर्याप्त होने पर उन्हें केंद्रीय बैंक की सहायता की आवश्यकता होती है। यदि विनिमय बिल की अवधि पूर्ण होने के पूर्व ही बैंक को नगद राशि की आवश्यकता पड़ जाती है, तो वह इसकी केंद्रीय बैंक से पुनर्कटौती करा लेता है और अपनी तात्कालिक आवश्यकता की पूर्ति भी कर सकता है। बैंकों के अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य। तो वाणिज्यिक बैंक को कठिनाई या वित्तीय संकट की स्थिति में नगद राशि की आवश्यकता पड़ने पर वे केंद्रीय बैंकों से प्रत्यक्ष ऋण प्राप्त कर सकते हैं। ये ऋण अल्पकालीन होते हैं तथा उनके पीछे सरकारी प्रतिभूतियां धरोहर के रूप में रखी जाती हैं। नेक्स्ट बिंदु है देश के स्वर्ण व विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षण। तो पत्र मुद्रा के निर्गमन के लिए केंद्रीय बैंक प्रारंभ से ही अपने पास स्वर्ण धातु कोष रखता था। बाद में स्वर्ण विनियमन अपनाए जाने पर अनेक देशों के केंद्रीय बैंक विदेशी विनिमय कोषों के आधार पर पत्र मुद्रा का निर्गमन करते हैं। अधिकांश देश पत्र मुद्रा निर्गमन के पीछे स्वर्ण या विदेशी विनिमय कोष रखते हैं। इसके बाद खातों का समाशोधन, निपटारा तथा स्थानांतरण। खातों का समाशोधन, निपटारा तथा स्थानांतरण। केंद्रीय बैंक एक समाशोधन गृह के रूप में ऐसी व्यवस्था करता है कि विभिन्न बैंकों के पारस्परिक लेन देन अथवा एक दूसरे पर लिखे गए चेकों के भुगतान का निपटारा केवल खातों में आवश्यक हस्तांतरण द्वारा किया जा सके। केंद्रीय बैंक में सभी सदस्य बैंकों के खाते खुले होते हैं तथा इन खातों में रकम का स्थानांतरण कर देने मात्र से बिना नकद भुगतान किए अथवा बहुत कम मात्रा में नकदी देकर लेन देन का हिसाब हो जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे विदेशी विनिमय दर का नियमन। तो भारतीय रिजर्व बैंक भारत में विदेशी तथा विदेशों में भारतीय निवेश को आसान बनाने के लिए विदेशी व्यापार तथा विदेशी भुगतानों के लिए नीति निर्माण का कार्य करता है तथा विदेशी विनिमय दर का निर्धारण व नियमन करता है। विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षण है। तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के अंतर्गत समस्त विदेशी मुद्राओं के भंडार का संरक्षण व प्रबंधन किया जाता है। मौद्रिक नीति का संचालन करना। तो भारतीय रिजर्व बैंक भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए मौद्रिक नीति तैयार करता है तथा उन पर निगरानी भी रखता है। इस हेतु सरकार द्वारा मौद्रिक नीति के कई उपकरणों विधियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे बैंक दर, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, नगद आरक्षित अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, खुले बाजार की क्रियाएं, तरलता समायोजन सुविधा, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, शॉक राशनिंग, सीमांत आवश्यकता आदि। इसी प्रकार से बात करें तो स्थायी जमा सुविधा की बात करें तो एसडीएफ एक सुविधा है जिसके तहत अधिशेष तरलता सोखने के लिए किसी भी प्रकार की जमात की आवश्यकता नहीं होती है। जब बैंकों को अल्पावधि के लिए धन की आवश्यकता होती है तो वे आरबीआई से रेपो दर पर उधार लेते हैं, जिसके लिए उन्हें सरकारी प्रतिभूतियां गिरवी रखनी पड़ती हैं। एसडीएफ इसी प्रकार की सुविधा है, लेकिन इसमें किसी जमानत की आवश्यकता नहीं होती है।
6 अगस्त 2025 को जारी मौद्रिक नीति के बाद की स्थिति की बात करें तो बैंक दर है 5.75, 5.75। CRR की बात करें तो 4%, SLR की बात करें तो 18%, नीति रेपो दर की बात करें तो 5.50%, MSP की बात करें तो MSP है 5.75, 5.75%, रिवर्स रेपो दर की बात करें तो 3.35 और स्थायी जमा सुविधा दर की बात करें स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी SDF तो 5.25। इस प्रकार से कुछ जो मौद्रिक नीति के बाद स्थिति है वो नज़र आती है। अब हम बात करेंगे अगले बिंदु में। अगला बिंदु है अनुसूचित बैंक। तो अनुसूचित बैंक वे बैंक कहलाते हैं जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की द्वितीय सूची में सम्मिलित किए गए हैं और ये 3 शर्तें पूरी करते हैं। सबसे पहला बिंदु है इनकी प्रदत्त पूंजी व रिजर्व की राशि कम से कम 5 लाख रुपए होनी चाहिए। दूसरा बिंदु है कि ये जमाकर्ताओं के हितों के विरुद्ध काम न करें तथा इस संबंध में रिजर्व बैंक की आज्ञा का पालन करें। 3 नंबर बिंदु है कि ये निगम अथवा कंपनी के रूप में संगठित हों, न कि साझेदारी या व्यक्तिगत फर्म के रूप में। अनुसूचित बैंकों को निम्न श्रेणियों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले आती हैं कॉमर्शियल बैंक्स या वाणिज्यिक बैंक जिसको कहा जाता है। तो भारत में वाणिज्यिक बैंकों से तात्पर्य उन बैंकों से है जिनका भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 के अंतर्गत गठन हुआ है और इन बैंकों पर भारतीय रिजर्व बैंक का प्रभावी नियंत्रण रहता है। व्यापारिक बैंक ऐसी संस्थाएं होती हैं जो सामान्य जनता से जमा के रूप में मुद्रा स्वीकार करती हैं और बदले में ब्याज देती हैं तथा इस मुद्रा को ऋण देकर या अन्य किसी रूप में विनियोग कर आय प्राप्त करती हैं। इनका उद्देश्य सामाजिक हित के साथ अपने लाभ को अधिकतम करना होता है। भारत में वाणिज्यिक बैंकों को निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहला बिंदु क्या है? तो सबसे पहला बिंदु है सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंक। तो वे बैंक जिनमें सरकार की हिस्सेदारी 51% अथवा उससे अधिक होती है सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंक कहलाते हैं। 2 नंबर बिंदु है निजी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंक। तो वे बैंक जिनकी 50% से अधिक हिस्सेदारी निजी क्षेत्र की होती है निजी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंक कहलाते हैं। ये बैंक बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 द्वारा निर्देशित एवं नियमित होते हैं। इन बैंकों को बैंकिंग व्यवसाय करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लाइसेंस जारी किए जाते हैं। तो ये छोटे सा हमारा जो प्रयास है वो लगातार आप सबके लिए जारी है। हम पढ़ रहे हैं अर्थव्यवस्था का बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु बैंकिंग जो बहुत ही अगला बिंदु है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1974 के अधीन 2 अक्टूबर 1975 को की गई है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण शाखा का विस्तार करना है। ये बैंक व्यापारिक बैंक द्वारा प्रायोजित होते हैं। इन बैंकों के प्रमुख दायित्व निम्न प्रकार से हैं। समाज के कमजोर वर्ग को सस्ती ब्याज दर पर उधार उपलब्ध करवाना, ग्रामीण इलाकों में बचत को बढ़ावा देना और वहां उत्पादन गतिविधियों में सहयोग देना। इसी प्रकार से आगे बढ़ें और अगला बिंदु देखें तो RRB के लिए भारत सरकार संबंधित राज्य सरकार और उसे प्रायोजित करने वाले बैंक पूंजी साझा करते हैं। यह अनुपात क्रमशः 50:15 और 35 रहता है। केलकर समिति की सिफारिशों के आधार पर वर्ष 1987 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना बंद कर दी गई थी। विदेशी बैंक की बात कर लेते हैं तो वह बैंक जिसकी केवल शाखाएं भारत में हों और मुख्यालय दूसरे देश में स्थित हों, ऐसे बैंक विदेशी क्षेत्र के व्यापारिक बैंक कहलाते हैं। विदेशी क्षेत्र के बैंक भी देश में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और निजी क्षेत्र के बैंकों की तरह विभिन्न प्रकार के बैंकिंग संबंधी कार्य करते हैं। अब हम बात करेंगे वाणिज्यिक कार्य। वाणिज्यिक जो बैंक होते हैं उनके क्या कार्य होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि वाणिज्यिक बैंकों की प्रमुख कार्यों को 2 श्रेणी में बांट सकते हैं। पहला होता है प्राथमिक कार्य प्राइमरी फंक्शंस, दूसरा होता है गौण कार्य सेकेंडरी फंक्शंस। सबसे पहला बिंदु है बैंक के प्राथमिक कार्य। बैंक का प्राथमिक कार्य आता है जमाएं स्वीकार करना।
सभी वाणिज्यिक बैंक जनता से जमाएं प्राप्त करते हैं। लोग अपनी बचत बैंक में जमा कर देते हैं, जिस पर उन्हें ब्याज मिलता है तथा उनका धन सुरक्षित रहता है। ये जमाएं चालू खाते, करंट अकाउंट, बचत खाते, सेविंग अकाउंट, सावधि जमा खाते तो फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट एवं आवर्ती जमा खाते तो रिकवरिंग डिपॉजिट अकाउंट के रूप में स्वीकार करते हैं। सावधि जमा की बात करें, जब कोई ग्राहक किसी बैंक के पास एक निश्चित अवधि के लिए एक निर्दिष्ट राशि जमा करता है तो उसे सावधि जमा कहते हैं। साधारणतः सावधि जमाओं पर ब्याज की दर अन्य प्रकार की जमाओं पर ब्याज की दर से अधिक होती है। बचत खाता जमाएं, तो सेविंग बैंक डिपॉजिट्स की बात करें तो बचत खाता थोड़ी सी राशि से खोला जा सकता है। बचत खाते के जरिए छोटी छोटी राशियां एकत्रित करके बैंक सामान्यतया बहुत बड़ा कोष एकत्रित कर लेते हैं। चालू खाता जमा की बात करें तो करंट अकाउंट डिपॉजिट्स तो इसे मांग जमा भी कहते हैं। चालू खाते में कितने ही बार राशि जमा कराई जा सकती है और जमा की जाने वाली राशि बैंक से कितनी ही बार निकाली जा सकती है, इन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। सामान्यतः चालू जमाओं पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता है। आवर्ती जमाओं की बात करें तो आवर्ती जमा में जमाकर्ता को निश्चित वर्षों तक प्रति माह एक निश्चित राशि जमा करानी होती है। उस निश्चित अवधि की समाप्ति पर जमाकर्ता को मूलधन के साथ ब्याज दिया जाता है और इन जमाओं पर दी जाने वाली ब्याज की दर साधारणतया वही होती है जो सावधि जमाओं पर होती है। अब इसके बाद हम बात करेंगे ऋण देना। तो ऋण देने का कार्य आधुनिक बैंकों का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य होता है ऋण देना। बैंक जमा पर दी जाने वाली ब्याज की अपेक्षा ऋणों पर अधिक ब्याज लेता है और इन दोनों की दरों के अंतर से बैंक को लाभ होता है। और बैंक सामान्यतः निम्नलिखित चार प्रक्रियाओं के ऋण प्रदान करते हैं। सबसे पहला है नगद साख। तो इस व्यवस्था में बैंक कच्चे माल, अर्धनिर्मित माल व तैयार माल को गिरवी रखकर संबंधित व्यापारी को एक सीमा तक ऋण प्रदान करता है। उधार लेने वाला आवश्यकता अनुसार ऋण की राशि उसके नगद साख खाते से निकाल सकता है। ब्याज केवल निकाली गई राशि पर ही लगता है। आगे देखेंगे अधिविकर्ष। तो इसके अंतर्गत बैंक अपने ग्राहक को उसके खाते में जमा रकम से अधिक राशि निकालने की इजाज़त देता है, जिस पर बैंक ऊंची ब्याज दर कर लेता है और ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्रतिष्ठित व पुराने ग्राहकों को ही दी जाती है। ऋण या अग्रिम राशियां तो ये बैंक द्वारा स्वीकृत कर्ज होते हैं जिनके पीछे जमानत देनी होती है। ऋण लेने वाले को ऋण की पूरी राशि पर ऋण लेने की तिथि से ब्याज देना पड़ता है। विनिमय बिलों की खरीद पर कटौती। तो इसके अंतर्गत माल का विक्रेता उधार माल बेचकर खरीदार पर विनिमय बिल लिखता है, जिसे खरीदार स्वीकार कर लेता है। विक्रेता उस बिल की धनराशि बट्टा कटवाकर बैंक से प्राप्त कर सकता है। विदेशी विनिमय का क्रय विक्रय। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विकास के लिए बैंक विदेशी विनिमय का क्रय विक्रय करते हैं। साख निर्माण के कार्य की बात करें तो अधिक लाभ कमाने के लिए आधुनिक बैंक अपने ही अंश पूंजी तथा जमा रात्रि को कुल मात्रा से अधिक ऋण देते हैं, जो उनके द्वारा साख का निर्माण करने पर संभव होता है। बैंकों के गौण कार्य की बात करें तो एक व्यापारिक बैंक के अनुसार उपयुक्त महत्वपूर्ण प्राथमिक कार्यों के अलावा आधुनिक वाणिज्यिक युग में अनेक सहायक गौण या कार्य करने वाले हैं, जिनका व्यापार, उद्योग एवं अर्थव्यवस्था के लिए कम महत्व नहीं है। व्यापारिक बैंकों के गौण कार्य निम्न प्रकार से होते हैं। सबसे पहला अभिकर्ता, जिसको कार्य कहते हैं, और अन्य उपयोगी जो कार्य हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से बात करें तो अभिकर्ता संबंधी कार्य की बात करें तो बैंक अपने ग्राहकों के लिए एजेंट अथवा प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करते हैं। ऐसे कार्यों के लिए ग्राहक स्वयं अपने बैंक को निम्नलिखित या लिखित या मौखिक अनुमति देते हैं। बैंक के प्रमुख एजेंसी का कार्य निम्न है। एक नंबर है उगाही। बैंक अपने ग्राहकों की ओर से एजेंटों के रूप में प्रतिज्ञा पत्रों और चेकों, विनिमय पर्चों या पत्रों, लाभांश अभिदान, किराए आदि की उगाही करते हैं। इसके अलावा
प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय, तो ग्राहक कभी कभी बैंकों को अपने प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करने के लिए भी कहते हैं। ट्रस्टी और अटॉर्नी के कार्य, तो बैंक ऑफ ग्राहक की ओर से टूटी या ट्रस्टी निष्पादक और अटॉर्नी के रूप में भी कार्य करता है। इसके बाद में विविध उपयोगी सेवाएं, तो एजेंसी सेवाओं के अलावा व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों को विभिन्न विभिन्न अन्य सेवाएं प्रदान करते हैं जो ग्राहकों के लिए उपयोगी होते हैं। इन सेवाओं में साख पत्र, ड्राफ्ट सुविधाएं, अभिगोपन और अस्थायित्व, इसी प्रकार से विदेशी विनिमय के लेन देन का जो कार्य है उसको भी शामिल किया गया है। इसका देश के प्रमुख बैंक स्टॉक एक्सचेंज में समाशोधन गृह का कार्य भी करता है। धन स्थानांतरण के लिए ड्राफ्ट व अन्य सुविधाएं, तो बैंक ग्राहकों को ड्राफ्ट भी देते हैं और इस प्रकार वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर कोर्स का स्थानांतरण सुविधापूर्वक कर सकते हैं। तो ये थी छोटी सी प्यारी सी क्लास जिसके अंदर हमने बहुत सारे अच्छे अच्छे बिंदुओं पर चर्चा की है। आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम आगे पढ़ते हैं सहकारी बैंक के बारे में। सहकारी बैंक है तो सहकारी बैंक का आशय उन छोटे वित्तीय संस्थानों से है जो शहरी और गैर शहरी दोनों क्षेत्रों में छोटे व्यवसायों की ऋण की सुविधा प्रदान करते हैं। सहकारी बैंक का प्रारंभिक लक्ष्य अधिक से अधिक लाभ कमाना नहीं होता है, बल्कि अपने सदस्यों को सर्वोच्च उत्पाद और सेवाएं उपलब्ध कराना होता है। सहकारी बैंकों का स्वामित्व और नियंत्रण सदस्यों द्वारा ही किया जाता है जो लोकतांत्रिक रूप से निदेशक मंडल का चुनाव करते हैं। ये भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा विनियमित किए जाने चाहते हैं। एक बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 के साथ साथ बैंकिंग कानून अधिनियम होता है। 1955 के तहत सहकारी बैंकों की ब्याज दर वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में अधिक रहती है। भारतीय सहकारी बैंकिंग का इतिहास वर्ष 1904 में शुरू हुआ और सहकारी समिति अधिनियम के पारित होने के साथ शुरू हुआ। इस अधिनियम का उद्देश्य सरकारी ऋण समितियों की स्थापना करना था। तो इस प्रकार से ये हमारा अपना यूट्यूब चैनल है जो लगातार मेहनत की बहुत ही ज़्यादा डिमांड रखता है, तो हमें भी याद रखना है। तो उदाहरण देते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शहरी सहकारी बेलों के सरकारी बैंकों को स्वैच्छिक आधार पर लघु वित्तीय बैंकों में परिवर्तित होने की अनुमति दे दी गई है। ग्रामीण सहकारी बैंक की बात करें तो ग्रामीण सहकारी बैंकों का गठन 3 स्तरों पर किया गया है। ये बैंक जिस राज्य में स्थापित होती हैं अब हम बात करेंगे ग्रामीण सहकारी बैंक। तो अल्पकालीन व मध्यकालीन त्रिस्तरीय, शीर्ष स्तर पर राज्य सहकारी बैंक, जिला स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक, ग्राम स्तर पर प्राथमिक सहकारी बैंक या समिति। दीर्घकालीन की बात करें तो शीर्ष स्तर पर राज्य सहकारी भूमि और विकास प्राथमिक या जिला स्तर पर प्राथमिक सहकारी बैंक का कार्य बनता है वो करने जरूरी थे। इसके बाद में है गैर अनुसूचित बैंक, नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स। तो हमें बताना है कि ऐसे वाणिज्यिक बैंक जिन्हें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1994 में
द्वितीय अनुसूची में शामिल नहीं हो पाया गया है। और गैर सरकारी अनुसूचित बैंक मनाते हैं। ये बैंक अनुसूचित अगला बिंदु है विकास बैंक। तो विकास बैंक हैं, तो विकास बैंक ऐसे वित्तीय संस्थान होते हैं जो जनता से सीधे जुड़कर कार्य नहीं करते हैं, बल्कि विशेष क्षेत्रों को जैसे जैसे कि औद्योगिक, कृषि एवं अन्य सामग्री के विकास निर्माण हेतु कौन जा इधर कहीं को पता ही नहीं है। तो ये लगातार बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। तो लंबे समय के लिए ऋण प्रबंध करने का कार्य करते हैं। इसके बाद में विकास बैंकों को सर्वाधिक ऋण दाता संस्थान या किसी वित्त संस्थान भी विक्रम बैंकों की स्थापना विकास बैंकों की स्थापना सामाजिक लाभ पहुंचाने हेतु की जा रही है। सबसे पहला है भारत में स्थापित विकास बैंक निम्न है। सबसे पहला 12 जुलाई 1992 को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 के तहत सरकार सर्वाधिक विकास के रूप में इसका मुख्यालय मुंबई में अवस्थित है। यह ग्रामीण शीर्ष स्कूल पकड़ रखा है ये समाधान। इसके बाद में है तो ये थी आज की हमारी प्यारी सी क्लास, जिसमें हमने अपने मन से जितना भी हो सके उतना आप सबके लिए कंटेंट डाला है। इसको ध्यान से पढ़िए और हमेशा याद रखें, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना निश्चित रूप से दाढ़ेगा। तो सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, आपकी मंगल कामनाओं के साथ। जय श्री गणेश।